नमस्कार दोस्तों, मैं का स्वागत करता हूं। मैं आरएम शॉर्ट्स में, इसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मालदीव क्राइसिस के बारे में। आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि मालदीव क्राइसिस क्या है और भारत का इसमें क्या रोल होना चाहिए, तो हम इसी चीज पे बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। किसी भी देश की क्राइसिस की तरह मालदीव क्राइसिस में भी एक हीरो है और एक विलन है। भारत और मालदीव के परिप्रेक्ष्य में हीरो की बात की जाए तो वो मोहम्मद नासिर है, जो कि 2012 तक वहां के प्रेसिडेंट रहे थे और पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। और 2015 में इनको 13 साल की सजा हो गई। जो अभी की गवर्नमेंट है उसने सजा दे दी और यह भागकर यूके चले गए और उसके बाद अब कोलंबो से ऑपरेट कर रहे हैं और मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। और इस क्राइसिस के विलन है अब्दुल्ला यामीन, जो कि अभी के करंट के प्रेसिडेंट है वहां के। और 2013 में इन्होंने बागडोर संभाली उस देश की और पूरी तरह से इस देश को चाइना के हाथों बेच दिया और अपनी पॉकेटें भर ली। यामीन सरकार के आने के बाद पूरी तरह से मालदीव के व्यापार पे चाइना का कब्जा हो गया और अभी मालदीव चाइना के 70% पर चल रहा है। या आप यूं कह सकते हैं कि चाइना ने मालदीव पे पूरा एकाधिकार कर लिया है और भारत की कंपनियों को वहां से बाहर निकाल दिया, यानी कि भारत का व्यापार वहां पर बहुत ही कम हो चुका है। तो इस करप्शन को लेकर विपक्षी पार्टियों ने आवाज उठाई, जो कि जनता की अभी फेवरेट बनी हुई है। उन विपक्षी पार्टियों के 9 नेताओं को जेल में डाल दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके विरोध में आवाज उठाई तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी जेल में डाल दिया गया और देश में इमरजेंसी लगा दी गई, मार्शल लॉ लगा दिया गया, जिसके विरोध में वहां के एक्सपेल्ड एक्स प्रेसिडेंट नासिर ने भारत से आह्वान किया है। सबसे पहले उन्होंने ट्विटर पे आह्वान किया था कि भारत अब अपनी आर्मी का इंटरवेंशन मालदीव में करे क्योंकि डेमोक्रेसी वहां पे खतरे में है। और यूएस से कहा था कि जितने भी मालदीव से लेन देन होंगे यूएस के बैंक के थ्रू उसको सीज कर दे। तो 2 आह्वान उन्होंने की और आज इंडियन एक्सप्रेस से एक लेख में भी उन्होंने लिखा है कि भारत को इंटरवेन करना चाहिए, वहां पर डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। तो यह भारत के पास एक बहुत सुनहरा मौका मेरे हिसाब से आप कह सकते हैं चाइना को अगर काउंटर करना है तो, या आप कह सकते हैं कि यह मौका बनाया गया हो सकता है भारत की तरफ से। और यदि यह भारत की तरफ से मौका बनाया गया है तो बहुत ही अच्छी कूटनीति मेरे हिसाब से है। तो भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका यहाँ पे इंटरवेन करने का और चाइनीज गवर्नमेंट का प्रभुत्व वहां पे थोड़ा सा कम करने का, क्योंकि 1988 में भी भारत ने इंटरवेन किया था और उस समय की सरकार को बचाने के लिए इंटरवेन किया था। पैराट्रूप्स वहां पर उतरे थे भारत के और जो श्रीलंका के तमिल विद्रोही थे उससे सरकार को खतरा था, इसलिए उनका विरोध करने के लिए भारत के पैराट्रूप्स वहां पे गए थे। पर यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर एक स्टेब्लिश गवर्नमेंट को गिराने की बात आएगी और सबसे बड़ी बात वहां पे चाइना बैकअप में जरूर खड़ा होगा, क्योंकि उसको यह कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसके हाथ से एक आइलैंड चला जाए। और भारत के लिए यह इतना जरूरी इसलिए है कि मालदीव भी सार्क देशों का सदस्य है। पर मालदीव ने भारत के उस बाइकॉट का भी बॉयकॉट किया था जब उरी अटैक के बाद भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ सार्क सम्मेलन नहीं होगा। सभी देश भारत के साथ थे पर केवल मालदीव भारत के साथ नहीं था और यह इसी कारण से नहीं था क्योंकि चाइना उस समय उस गवर्नमेंट को गवर्न कर रहा था और आज भी गवर्न कर रहा है। तो क्या भारत को 1988 के कैक्टस स्टाइल ऑपरेशन की तरह ही अब ऑपरेशन करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से इस तरह का कोई चीज नहीं करना चाहिए। भारत को सबसे पहले जापान और ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इजराइल को आपस में मिलाना चाहिए। उसके बाद आपसी बातचीत से सहमत हो के ही उस देश में इंटरवेन करना चाहिए, क्योंकि कहीं भारत का स्थिति यूएस जो कि अफगानिस्तान में और इराक में और वियतनाम में स्थिति हुई यूएस की वैसा ना हो जाए। छोटे से इंटरवेन के कारण भारत को बड़ी कीमत ना चुकानी पड़ जाए, क्योंकि चाइना जरूर 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 काउंटर करेगा, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि आइलैंड जा सकता है हमारे हाथ से। इसलिए स्ट्रेटेजी के साथ भारत को इंटरवेन करना चाहिए। और जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, क्या पता भारत इंटरवेन कर भी लिया हो या आने वाले समय में करने वाला हो। तो यह तो मेरे विचार थे। आपके विचार में क्या होना चाहिए? क्या भारत का इंटरवेन करना सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने पूरे विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपनी अगली खबर की बात करें तो वो फॉल्कन हेवी के लॉन्च की तरफ से आ रही है। स्पेस एक्स का एक सबसे दमदार रॉकेट कल लॉन्च हो गया और इसका यह पहली लॉन्च थी, इस व्हीकल की पहली उड़ान थी और यह अर्थ का सबसे भारी पेलोड ले जाने वाला एक रॉकेट बन चुका है, जिसका पेलोड क्षमता लोअर अर्थ ऑर्बिट में 64 टन का है, 64 टन। ध्यान दीजिएगा, भारत की केवल क्षमता अभी 6 से 7 टन है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जो कि GSLV Mark 3 से लॉन्च की जा सकती है। तो देख सकते हैं आप स्पेस एक्स कितना ज्यादा आगे है। उसने अर्थ का सबसे भारी पेलोड ले जाने वाला रॉकेट भी बना लिया है और उसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। कल इसका परीक्षण हो गया। इस फॉल्कन हेवी में 27 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि 3 फॉल्कन 9 रॉकेट्स में लगे हुए हैं। एक फॉल्कन 9 में 9 बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से पूरे हो गए 27 बूस्टर, या आप कह सकते हैं 27 इंजन। इन रॉकेट के बारे में ज्यादा जानकारी मैंने इस वीडियो में डाल के रखी, जिसमें स्पेस एक्स और इन रॉकेट के बारे में पूरी जानकारी मैंने दी है। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। इस लॉन्च की क्या खासियत है, यहाँ पे इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें टेस्ला की रोडस्टर कार को भेजा गया है मार्स के
ऑर्बिट में। हाँ, यह मिशन मार्स के लिए है और इसका जो लास्ट वाला कैप्सूल होगा उसमें कार को रखा गया है और वह अपनी यात्रा करेगा मार्स के ऑर्बिट तक और इस कार को मार्स के ऑर्बिट में ही घुमाता रहेगा। इस लॉन्च की एक और खास बात रही, जो ये 27 बूस्टर थे, 27 इंजन थे, यानी कि 3 फॉल्कन 9 रॉकेट थे। उनको सक्सेसफुली सी में बने एक प्लेटफॉर्म पे लैंड भी करना था, जिसमें 2 बूस्टर लैंड हुए और तीसरा बूस्टर कुछ दूरी पर जाकर गिरा, जिससे कि वो नष्ट हो गया। तो काफी हद तक यह मिशन सक्सेसफुल रहा। एक तरफ आपको कार को मार्स पे भेजना था और दूसरा रीयूजेबल रॉकेट बनाने थे, जिसको सक्सेसफुली स्पेसएक्स ने अब बना लिया है। आगे समय में और भी लॉन्च सस्ते होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यह लॉन्च भी बहुत सस्ता था। $90 मिलियन का यह लॉन्च था, जबकि नासा अगर यह मिशन करता तो उसको $1 बिलियन तक लग सकते थे। अगली खबर हमारी अग्नि-1 की तरफ से आ रही है। अग्नि-1 का कल अब्दुल कलाम आइलैंड पे सफल परीक्षण कर लिया गया। आप सोच रहे होंगे कि अग्नि-1 का तो पहले ही सफल परीक्षण किया गया है, तो अभी क्या किया गया? तो उसमें नई मैन्युवरेबिलिटी टेक्नोलॉजी और री एंट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और उसका परीक्षण इसमें किया गया। आगे आने वाले समय में कुछ नए मिसाइल्स में भी इस चीज की, इस टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है और भी हम परीक्षण देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और मुझे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाले समय में हम उसमें लाइव सेशन करने वाले हैं। नमस्कार, थैंक यू।